जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा लेक्चर है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में वार्म गेट्स के बारे में उसकी कुछ डिटेल पढ़ी थी। उसमें जो नोमेनक्लेचर यूज होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज जो है हम थोड़ा सा इसकी डिज़ाइनिंग को देख लेते हैं। इसकी डिज़ाइनिंग में जो है ना सबसे पहले जो चीज़ है वो एफिशिएंसी निकाली जाती है, एफिशिएंसी ऑफ वार्म गेट्स। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ वार्म गेट्स मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय द वार्म गेट टू द वर्क डन बाय द वार्म। ठीक है, इसकी जो एफिशिएंसी है वर्क डन बाय द वार्म गेयर टू द वर्क डन बाय द वार्म, तो इसकी रेशो के साथ जो है ना हम लोग इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। और जो इसके लिए एक फार्मूला, एक मैथमेटिकली इसकी जो एक गिवन फार्मूला होता है, डिज़ाइन डाटा बुक में गिवन होता है। तो ये इस 10 लैम्डा इंटू कॉस फाई माइनस म्यू 10 लैम्डा डिवाइड बाय कॉस फाई 10 लैम्डा प्लस म्यू। ठीक है, वो फिर जो फाई है वो हमारे पास नॉर्मल प्रेशर एंगल है और म्यू आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा लीन एंगल। ठीक है, तो एफिशिएंसी इज मैक्सिमम व्हेन 10 लैम्डा इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू स्क्वायर माइनस म्यू। जब इसको इसकी वैल्यू इतनी हो जाती है तो फिर हम लोग जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है यानी 100% तक आ जाएगी, जो कि इसमें मोस्टली जो है ना एफिशिएंसी ऑफ वार्म इज लेस देन, अगर फॉर 50% से नीचे अगर इसकी वैल्यू आती है तो इसमें जो है ना ये हम उसको कहते हैं सेल्फ ब्लॉकिंग, और ये कैन नॉट बी ड्रिवन बाय अप्लाइंग अ टॉर्क टू द व्हील। तो ये जो है ना इसमें ना लॉक सेल्फ लॉकिंग आ जाता है। सेल्फ लॉकिंग हमने जो है ना टॉप पहले भी उस चीज़ को कवर किया हुआ है। ये वो फिनोमेना होता है कि इसमें जो है ना आप कोई भी चीज़ के अंदर जो है ना उसके अंदर कोई ना कोई जैसे लॉक आ जाता है या जो है ना वो उसके लिए चलना मुश्किल हो जाता है। उसके अंदर जो है ना उसको उसको जो है ना भी अप्लाई टॉर्क भी करेंगे तो फिर भी जो है ना वो दूसरी जो है ना उसको नहीं चलाएगा उसमें, मतलब उसमें जो है ना एक जो है ना स्टक आ जाएगा उसके अंदर। तो ये जो है ना फिनोमेना बेसिकली सम डिजायरेबल होता है सम अप्लायंस एप्लीकेशन सच एज होस्टिंग मशीनरी। तो इसमें कभी कभार ये ज़रूरत भी होती है, तो हम जो है ना इसकी एफिशिएंसी 50% नीचे रख के इसको सर ब्लॉकिंग का भी जो है ना वो कई एप्लीकेशन ऐसी आ जाती है कि हमने उसको रोकना हो या कहीं जो है ना उसके अंदर उसको जो है ना वो करना होता है, तो फिर हम लोग इसको जो है ना एफिशिएंसी 50% लेस देन रख लेते हैं। लेकिन मोस्टली जब हमें यूज़ करना हो इसको, अगर हमें पावर ट्रांसफर करना है तो उसको हम ज़्यादा लेते हैं 50% एफिशिएंसी की। उसके बाद हमारे पास जो इन ऑर्डर टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ एफिशिएंसी एज्यूम स्क्वायर थ्रेड, अगर हम एज्यूम कर लेते हैं स्क्वायर थ्रेड, तो स्क्वायर थ्रेड में क्या होता है कि आपके पास जो प्रेशर एंगल होता है वो जीरो होता है। तो अगर हम इसमें प्रेशर एंगल जो आपके पास नॉर्मल प्रेशर, इसको अगर हम जीरो कर लें तो ये कॉस फाई जो है 1 हो जाएगा और इस तरह ये भी 1 हो जाएगा। तो आपके पास जो ये फॉर्मूला रह जाएगा 10 अल्फा 10 लैम्डा सॉरी 1 माइनस म्यू अल्फा और म्यू 10 लैम्डा प्लस म्यू। और अगर इसमें जो है ना हम लोग जो है ना इसको ये तो वैसे कॉमन है, इसमें अगर 10 लैम्डा कॉमन लेते हैं तो एक आपके पास 10 लैम्डा इसके नीचे चला जाएगा, तो ये जो 10 लैम्डा इससे जो है ना कट जाएगा, तो आपके पास ये एक डेरिवेशन बच जाएगी। तो ये जो है ना ये बेसिकली आपके पास मैथमेटिकल एक टर्म के अंदर ये एक फार्मूला होता है, जो अगर हम इसको जो है ना एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास ये टर्म आती है। तो इस टर्म को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। एफिशिएंसी आपने कैलकुलेट करनी है तो आप इसको इस फॉर्म में भी लेकर आ सकते हैं। तो ये आपके पास एक एफिशिएंसी का फार्मूला आगे ड्राइव हो गया। इस अगर आपने एफिशिएंसी निकालनी है ये फार्मूला आप इसको यूज़ करके भी कर सकते हैं और इसको भी यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ना हम देख लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेरीज विद द स्पीड। जब स्पीड वेरी होती है तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी वेरी होता है, रीचिंग अ मिनिमम वैल्यू ऑफ 0.015 एट रबिंग स्पीड। ये आपके पास जो है ना एक मिनिमम उसकी जो वैल्यू है म्यू की ये आ जाती है। और इसमें जो है ना आप जो है ना इसके अंदर जो रबिंग स्पीड है वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जो कि बिटवीन 100 एंड 165 मिनट मीटर पर मिनट होती है। फॉर अ स्पीड बिलो 10 मीटर पर मिनट टेक म्यू इज इक्वल टू 0.015। जब आपके पास जो स्पीड बिलो आ जाए, स्पीड आपके पास v की जो वैल्यू है वो 10 मीटर से बिलो हो, तो उसके लिए ऑटोमेटिकली आपने 0.015 लेना है म्यू। और इसके अलावा जो अलग और जो इसके अलावा जो हमारे पास रिलेशन है वो भी देख लेते हैं हम लोग।
अगर आपके पास रबिंग स्पीड जो है ना वो 12 से 180 मीटर पर मिनट है तो उसके लिए ये वाला फार्मूला है। और इसी तरह आपके पास रबिंग स्पीड मोर देन 180 मीटर पर मिनट है तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है। इससे हम म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट म्यू की वैल्यू निकालने के लिए जो है ना आपके पास कुछ गिवन जो है ना वो है, डिजाइन डाटा बुक में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। इसके अलावा हम एक न्यूमेरिकल सिंपल से एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल में आपके पास ट्रिपल थ्रेडेड वॉर्म हैज अ टीथ ऑफ 6 mm मॉड्यूल एंड अ पिच सर्कल ऑफ। अब आपके पास वॉर्म की जो थ्रेड है वो आपके पास गिवन है, ट्रिपल थ्रेड आपके पास वॉर्म है, मतलब एन जो है आपके पास 3 है और नंबर ऑफ जो मतलब 6 mm मॉड्यूल आपके पास मॉड्यूल गिवन है और पिच सर्कल जो है आपके पास वो 50 mm गिवन है। ठीक है, मतलब आपके पास जो पिच सर्कल डायमीटर जो कि किसका है, वॉर्म का, तो ये होगा डी डब्ल्यू इजिकल टू 50 mm आपके पास। ठीक है, और इस तरह द वॉर्म गियर हैज 30 टीथ। ठीक है, उसमें जो आपके पास टी जी है जो गियर है उसके 30 टीथ है, उसका जो आपके पास प्रेशर एंगल है वो आपके पास 12.5 एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द वॉर्म गियर 0.05 म्यू भी आपके पास गिवन है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, फाइंड द लीड एंगल ऑफ द वॉर्म। ठीक है, लीड एंगल वॉर्म निकालना, वेलोसिटी रेशियो निकालनी है, तीसरे नंबर है सेंटर डिस्टेंस, चौथे पे आपने एफिशिएंसी ऑफ द वॉर्म गियर। ठीक है, हमने ये चार चीज़ें निकालनी है। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं लीड एंगल को, देख लेते हैं लीड एंगल हमारे पास जो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है एम एन इंटू डी डब्ल्यू। सिंपल सा आपके पास फार्मूला है टेन अल्फा जो हम लोगों ने पीछे उसमें कवर किया है। इसमें आपके पास एम की वैल्यू भी गिवन है 6, एन की वैल्यू भी 3 गिवन है और डी डब्ल्यू की वैल्यू भी हमारे पास 50 गिवन है। तो हम पुट करेंगे तो हमारे पास 0.36 आ जाएगा, जिसमें हम टेन इनवर्स लेके इसको, तो हमारे पास जो फार्मूला ये आपके पास जो लीड एंगल का जो आंसर है वो आ जाएगा 19.8 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद जो वेलोसिटी रेशियो है वो भी हमारे पास हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था टी जी ओवर एन, आपको याद होगा हम लोगों ने पीछे इसमें ये कवर किया था। तो ये फार्मूला को यूज करते हुए हम लोग जो है ना इसका जो है ना सिंपल हमारे पास टी जी भी गिवन है 30 और एन हमारे पास 3 गिवन है, तो हमारे पास वेलोसिटी रेशियो 10 आ जाएगी। ठीक है, अब हमने निकालना है सेंटर डिस्टेंस। सेंटर डिस्टेंस क्या होता है, सेंटर डिस्टेंस बेसिकली आपके पास ये यहाँ से लेके जो इसके जो एक्सिस और इसके एक्सिस के दरम्यान में जो डिस्टेंस है, तो ये आपके पास ये हम इसको जो है ना इसकी में जो आपके पास ये टोटल वैल्यू है यहाँ से इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, ये आपके पास डी जी है और इधर से इधर तक आपके पास डी डब्ल्यू है। तो डी डब्ल्यू प्लस डी जी और इसका अगर हाफ करें तो आपके पास एक्स की वैल्यू बन जाएगी। मतलब आपके पास जो टोटल वैल्यू है वो आपके पास यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये टोटल है आपके पास है, इसका जो आपके पास हाफ होगा वो आपके पास x होगा। ठीक है, तो डी जी प्लस डी डब्ल्यू ओवर टू जो है ना ये सेंटर डिस्टेंस हो जाएगा। ये डी जी आपके पास ये है यहाँ से लेके और जैसे यहाँ पे गिवन है आपके पास, ये आपके पास डी जी गिवन है, इसका हाफ जो है ना वो आपके पास इसका एक हिस्सा आ जाएगा और इसका हाफ जो डी डब्ल्यू है इसका अगर हाफ देखें हम लोग तो इसका जो है ना दिस इसका हाफ और इसका हाफ डी जी का हाफ जो है ना हमारे पास एक्स होता है। ठीक है, हमारे पास डी डब्ल्यू ऑलरेडी गिवन है, टी जी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं एम इंटू मॉड्यूल से। एम जो है ना टी जी हमारे पास गिवन है कि तो हमारे डी जी हम इसके हमारे पास 180 हमारे पास डी जी की वैल्यू आ गई 50, आपके पास ऑलरेडी गिवन है 180 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास सेंटर डिस्टेंस 115 एरर आ जाएगा। और फिर इसमें जो लास्ट जो चीज़ हमने जो निकाली है वो एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी के लिए ये फार्मूला है जो हमने यूज़ किया था, इसको जो है ना मतलब जो गिवन फार्मूला होता है, अगर आपके पास स्क्वायर थ्रेड होंगे तो उसके लिए हमने एक ड्राइव किया था फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसा जिक्र नहीं है स्क्वायर थ्रेड का, तो हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। इस फार्मूले को यूज़ करने के लिए आपके पास जो लैम्डा है इसकी वैल्यू हमने निकाल ली और ये आपके पास ऑलरेडी गिवन है 5 की वैल्यू 14.5 और म्यू की वैल्यू 0.05 गिवन है और लैम्डा हम निकाला है पिछले हम लोगों ने 19.8, ये हमारे पास लैम्डा गिवन है और ये हमारे पास 5 गिवन है और ये म्यू भी गिवन है आपके पास। इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे तो सिंपल है, इसमें वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आ रही है 0.858 और मतलब 85.8 इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास 85.8 इसकी जो है ना एफिशिएंसी आ रही है। ठीक है, तो अगर हम इसको एज्यूम करके अगर हम स्क्वायर थ्रेड से करते हैं, जो स्क्वायर थ्रेड का एक फार्मूला हम लोगों ने इसको मजीद इसमें अगर हम
जो है ना वो अगर स्क्वेयर थ्रेड ले लेते हैं उसमें भी तकरीबन आपके पास यही अगर आप देखेंगे वैल्यू आएगी तकरीबन आपके पास 86% आ रही है। ठीक है, तो इसमें जो है ना आपके पास हम लोगों के पास जो एफिशिएंसी है, तो हम लोगों ने एफिशिएंसी निकाल ली, अब हमारी चारों चीज़ें आ गई हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर हमने स्ट्रेंथ निकाली वार्म गियर की, जैसे हम पिछले गियर्स की जो डिजाइनिंग में हम करते आए हैं, तो उसमें हम देख लेते हैं, आपको याद होगा हम लेविस इक्वेशन जो है ना वो यूज़ करके हमने स्ट्रेंथ निकाली थी वार्म गियर की। सॉरी, पिछले उसमें तो हमने बेवल गियर की और उनकी जो है ना कुछ वैल्यूज जो है ना हमारे पास चेंज भी होती थी, जैसे बेवल गियर के अंदर फार्मूला चेंज था। तो ये हमारे पास जो स्ट्रेंथ आएगी वार्म गियर की, वार्म गियर जो है वो आपको मैंने पहले भी बताया था, ऐसे ही जैसे हेलिकल गियर होता है, तो इसलिए जो है ना इसको हम लोग जो है ना इन फाइंडिंग द टूथ साइज एंड द स्ट्रेंथ इट इज सेफ टू अज्यूम द टीथ ऑफ द वार्म गियर। ठीक है, बिकॉज वीकर होता है, जो आपके जो थ्रेड ऑफ वार्म होता है उससे वीकर होता है इसमें वार्म गियर, इसलिए जो है ना इसकी डिजाइनिंग में हम लोग जो है ना उसकी वार्म गियर को हम वीक कंसीडर करके इसकी डिजाइनिंग कर लेते हैं। ठीक है, if worm gearing, two or more teeth are usually in contact, but due to the uncertainty of load distribution among themselves, is it assumed that the load is transmitted by one to the other? होता ये है कि असल में एक्चुअल में होता है कि टू और मोर देन टू जो है ना टीथ आर जो है ना वो आपस में इन कांटेक्ट होते हैं जब मैशिंग हुई भी होती है, लेकिन अब जो है ना अनसर्टेनिटी ऑफ लोड की वजह डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उसको हम कहते हैं कि ये एक ही जो है हम उसको लोड ओनली वन टू कंसीडर कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लेविस इक्वेशन, ये लेविस इक्वेशन वही है जो हमने स्पर गियर के लिए और हेलिकल गियर के लिए की थी। तो ये हमारे पास सेम वही हमारे पास फॉर्मूला है। तो यहाँ पर टेंजेंशियल टूथ लोड आ गया WT, और बाकी वही अलाइबल स्टैटिक स्ट्रेस और CV वेलोसिटी फैक्टर को P आ गया, फेस विड्थ M जो है ना मॉड्यूल, और टूथ फॉर्म फैक्टर हमारे पास Y है। ठीक है, इसमें ये जो है ना जो सी वेलोसिटी फैक्टर है इसकी जो है ना हम लोग ये फार्मूला यूज़ करते हैं, इसमें वो नहीं है जैसे हम लोगों ने पहले उसमें किया था कि इसकी अगर आपके पास ये रेंज है तो इस वेलोसिटी की रेंज में ये यूज़ करेंगे, आपके पास V की वैल्यू अगर इससे ज़्यादा है तो इस ये वैल्यू, तो हमारे पास 5-6 फार्मूला होते थे। लेकिन अगर हम वार्म फैक्टर की बात, वार्म गेट्स की बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही जो है ना वो यूज़ होता है, ये फैक्टर यूज़ होता है, जो कि आपको जो है ना एक ही इसमें हमें ये नहीं करना पड़ता कि इसके लिए फलां यूज़ करें, इसके लिए दूसरा यूज़ करें, तो इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। और इसमें जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू फॉर 14.5 इन्वॉल्यूट के लिए आप ये वैल्यू यूज़ करते हैं। ठीक है, और सेम जैसे हम लोग उसमें करते आए हैं पहले भी बेवल्स गियर के अंदर, और 20 डिग्री के लिए जो है ना हम लोग ये यूज़ करते हैं ये फॉर्मूला हमारे। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जैसे डायनामिक टूथ लोड था, डायनामिक टूथ लोड इन वार्म गियर्स इज गिवन बाय, या ये इसके लिए फॉर्मूला है WT ओवर CV। CV हम आपको पता है 6 प्लस V ओवर 6, सॉरी CV जो है ना हमने 6 ओवर 6 प्लस V किया, तो इसको हमने जब इसको रिवर्स करेंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो डायनामिक लोड के लिए ये फॉर्मूला है, और डायनामिक लोड नीड नॉट टू बी क्लियर बिकॉज इट इज नॉट सो सिवियर ड्यू टू द स्लाइडिंग एक्शन बिटवीन द वार्म एंड वार्म गियर। डायनामिक लोड जो है ना इसमें जो है ना ज़्यादा इसकी वो नहीं है, इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है, बिकॉज क्योंकि इसकी वजह से जो है ना इतना कोई सिवियर नहीं होता, क्योंकि इसमें जो है ना हमें आपको पता है, आप देखा आप लोगों ने पहले डिस्कस किया कि स्पीड की जो इसमें जो आपके पास जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, जो जब हम इसको रिड्यूस कर रहे होते हैं बेसिकली स्पीड वार्म और वार्म गियर को यूज़ करते हुए। तो स्टैटिक लोड, अगर हम स्टैटिक लोड की बात करते हैं तो वो उसकी जो है ना वो हम लोग किस तरह निकालते हैं, वैसे ही जैसे हम लोगों ने पहले स्पर गियर में निकाला था, WS इक्वल टू AEP पाई M इंटू पाई। ठीक है, और इसमें जो आपके पास सिग्मा E जो है वो आपके पास फ्लेक्सुरल एंडोरेंस लिमिट होती है, और इट्स वैल्यूज में भी टेकन एज 84 फॉर कास्ट आयरन एंड 168 फॉर फॉस्फोर ब्रॉन्ज गियर। ठीक है, ब्रॉन्ज फॉस्फोर ब्रॉन्ज गियर के लिए हम 168 ले लेते हैं, और कास्ट आयरन के लिए 1840 के बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट होता है वेयर लोड आ जाता है। ठीक है, वेयर लोड हमारे पास अगर हम इसमें देखें, इसमें DG B फेस फिट और के बाद के एक फैक्टर जो Q का फैक्टर था जो हमने स्पर गियर में यूज़ किया था, वो इसमें इस केस में नहीं होता है। ठीक है, इसमें सिंपल आपने K की वैल्यू निकालनी है,
जो लोड स्ट्रेस फैक्टर इसको हम कहते हैं, जो कि आपके पास इस टेबल से जो है ना हम इसको देख सकते हैं। इस टेबल में जो भी आपके पास वैल्यू है, इस टेबल से जो है ना हम लोग के की वैल्यू निकाल देते हैं और फिर उसमें जो है ना बी और डी जी की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। फिर हमने अगर आपने जो है ना उसको चेक करना हो अपने डिज़ाइन को, तो हम आपको याद होगा कि हम लोग पहले उसमें ही फार्मूला को यूज़ करके हम लोग उसका डिज़ाइन चेक करते थे कि ये जो उसमें हमारे पास टूथ लोड जो लग रहा है हमारे पास, जो डब्ल्यू टी की वैल्यू है इससे ज़्यादा तो नहीं है। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर डिज़ाइन सेफ नहीं है, अगर इससे कम है तो हमारा डिज़ाइन सेफ होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉम्ब गेट्स, इसमें अगर थोड़े फोर्सेस एक्टिंग की बात करें, जो फोर्स लग रही है, क्योंकि इसमें जैसे पिछले उसमें तो हम लोग करते आए हैं कि एक हमारे पास गियर इस तरह लगा था, दूसरा गियर हमारे पास इस तरह लगा हुआ है। लेकिन चूंकि इस केस में हमारे पास एक जो है ना एक्सिस भी जो है ना, एक्सिस ऑफ शेड दोनों के जो है ना डिफरेंट नॉन इंटरसेक्टिंग होते हैं और पैरेलल भी नहीं होते। तो इस वजह से इसमें जो फोर्सेस हमारे पास लग रही हैं, अगर हम वार्म गियर का देखें, वार्म गियर जो हमारे पास, अगर इसमें देखें तो इसका जो है ना, अगर हम साइड व्यू देखते हैं पूरे सेटअप का, जैसे कि हमारे पास एक सेटअप है, तो इसमें हमारे पास इधर देखें ये एक डब्ल्यू आर लग रहा है और इसी तरह एक हॉरिजॉन्टल हमारे पास डब्ल्यू ए लग रहा है। ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ, when the warm gearing is transmitting for the force acting on the worm are similar to those as on a power screw, जैसे पावर स्क्रू का जरूरत है वैसे ही जो है ना इसके अंदर भी हम गियर्स में जो फोर्सेस लग रही हैं वैसे ही इसको हम लेते हैं। इसमें भी नोटिस दैट द जो फिगर शोन है वो आपको बिलो हो रही है कि ये आपके पास फिगर्स है। इट मे बी नोटेड दैट द फोर्सेस ऑन अ वार्म गियर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द दैट ऑफ वार्म। ठीक है। जो वार्म गियर पे जो फोर्सेस लग रही हैं उसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू द वार्म है, जो लेकिन क्या है कि वो अपोजिट डायरेक्शन है। सिर्फ फर्क यही है कि वो अपोजिट आपकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन आपके पास जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का सेम है। ठीक है। तो द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन वार्म गियर डिटरमाइन एज फॉलो। इसमें सबसे पहले है डब्ल्यू टी, मतलब ये आपके पास जो डब्ल्यू टी है ये उसी तरह निकलेगी जैसे हम लोग पहले निकालते हैं स्पर गियर में 2t ओवर डायमीटर पिच सर्कल डायमीटर। तो इसमें जो है ना डी डब्ल्यू से हम इसको डिनोट करते हैं। ये सेम आपके पास वैसे ही जो है ना, जैसे हम इसमें निकालते हैं पहले स्पर गियर में, वैसे ही इसकी वैल्यू निकलेगी। इसके बाद आ जाता है हमारे पास टेंजेंशियल फॉर डब्ल्यू टी ऑन द वॉर्म प्रोड्यूसेस ट्विस्टिंग मूवमेंट। ये आपके पास जो है ना, अगर हम इसमें देखें एक ये जो इसमें जो है एक ट्विस्टिंग मूवमेंट जो है ना, क्योंकि ये इसके अंदर लग रहा है, तो ये अगर हम इसको मूवमेंट कंसीडर करते हैं यहाँ पे, तो डब्ल्यू टी जो है ना, आपको पता है टी इजिकल टू आर एफ होता है, मतलब रेडियस इसमें जो है ना, जिसका रेडियस अगर हम लेते हैं तो आपके पास जो इसका मतलब टोटल इसमें होता है डी डब्ल्यू, ज़ाहिर बात डी डब्ल्यू बाई टू जो है ना इसका रेडियस होगा और मल्टीप्लाई बाय फोर्स, फोर्स आपका डब्ल्यू टी। तो ये आपके पास ये एक जो है ना ट्विस्टिंग मूवमेंट है जिसका मैग्नीट्यूड ये है, बेंड द वर्म इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये इसको जो है ना हॉरिजॉन्टल प्लेन में बेंड करने की कोशिश करेगा। और इसमें अगर हम देखें एक्सियल फोर्स की बात करें, ये वाली जो एक्सियल फोर्स है और थ्रस्ट ऑन द वॉर्म कि इसमें कितनी थ्रस्ट लग रही है, तो वो हमारे पास जो है ना वो इस फॉर्मूले से निकला है कि डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू टी ओवर 10 लैम्डा से। ठीक है। और आपके पास जो टेंजेंशियल फोर्स ऑन द वॉर्म गियर जो कि इक्वल होगी टेंजेंशियल फोर्स ऑन द वॉर्म गियर, इस इक्वल है जो आपके पास टेंजेंशियल फोर्स लग रही है, जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने पहले किया है 2t ओवर डी। यहाँ जो है ना, क्योंकि ये पिच सर्कल डायमीटर ऑफ वहाँ पे हमने बात की थी वॉर्म की, यहाँ पे हम बात करें कि वॉर्म गियर की, तो इसको हम डी जी लेते हैं। ठीक है। इसमें और उसमें ये फर्क है कि डब्ल्यू ए हमारे पास ये वो फोर्स है जो इसको एक्सियली जो है ना एक्सियल लगाने की, इसको जो थ्रस्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी। और ये जो आगे बात टेंजेंशियल फोर्स है, ये बेसिकली क्या है कि इसको जो है ना इसको इस तरफ बेंड करने की कोशिश करेगी, ये जो आपका इस तरफ इस डायरेक्शन। तो the axial force on the worm tend to move the worm actually induces axial load on the bearing and bend the worm in the vertical plane with the bending moment of magnitude। ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसमें मैग्नीट्यूड ट्विस्टिंग मोमेंट का एक हमारे पास वो एक डब्ल्यू ए इंटू
डी डब्ल्यू। इसमें भी जैसे अगर हम देखें, इसमें जो है आपके पास यही जो है इसके अंदर एक बैंड करने की कोशिश करेगा, ये एक्सियल फोर्स है। ये इस तरफ इसको जो है ना इस बेसिकली फोर्स लग रही है, तो इसमें आपके पास इसमें जो ट्विस्टिंग मूवमेंट आएगा वो डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई बाय डी डब्ल्यू ओवर टू, टी डब्ल्यू ओवर टू इसका रेडियस आ गया अपना, ठीक है। और रेडियल और सेपरेटिंग फोर्स ऑन द वॉर्म जो कि डब्ल्यू आर है यहाँ एक्ट हो रही है, जो कि इसको रेडियली इसके ऊपर लग रही है, उसका हमारे पास जो निकालने का फॉर्मूला है वो डब्ल्यू ए इंटू 10 इंटू आपका जो है 5 प्रेशर एंगल, ठीक है। इससे जो है ना हम लोग जो है ना रेडियल डब्ल्यू आर की फोर्स अगर हमें निकालने कहा जाए तो हम इससे निकाल लेंगे। द रेडियल और सेपरेटिंग फोर्स टेंड टू फोर्स वार्म गियर आउट ऑफ द मैश। ये जो फोर्स है इसमें बेसिकली क्या है कि उसमें इसको जो है ना टेंड करेगा, इसको जो है ना टुवर्ड टू, मतलब इसको जो है ना सेपरेटिंग फोर्स जो है ना ये टू फोर्स द वार्म गियर आउट ऑफ द मैश, मतलब इसको मैशिंग खत्म करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसमें जब लोड लगेगा ये बात है, ये इसमें नीचे तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो ये इसकी जो एक फोर्स है, तो ये अगर हम देखें डाउनवर्ड लग रहा है, जैसी बात है, ये आपके पास जो है ना ये दिस फोर्स आल्सो बेंड द वर्म इन द वर्टिकल प्लेन। अगर आप देखें ये इसको ना इस तरह बेंड करने की भी कोशिश करेगा, ठीक है। जैसे मैं ये इसमें अगर ड्रॉ करूँ, मतलब ये इस तरह बेंड करने की कोशिश भी करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इस तरह बेंड करने की कोशिश करेगा तो इसकी जो है ना वो अ, ये इसमें जो है ना वो जब ये थोड़ा सा इसकी बेंड होगा, तो बात है इसमें जो है ना ये आपस में सेपरेट हो जाएंगे, जब ये थोड़ा सा बेंड करने की इसको हो जाना कोशिश। तो इस केस में हम लोग इसी वजह से इन फोर्सेस को हम लेते हैं, कंसिडर करते हैं डब्ल्यू आर को, और डब्ल्यू जो हमने पहले पर गियर में किया था, तो हमने कुछ वैल्यू जो हमारा हमने उसको निगलेक्ट कर दिया था फोर्सेस को, उसकी वजह ये थी कि उसकी जो है ना कोई वो इतनी वो नहीं थी। लेकिन इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी इसकी जो है ना वो अहमियत है और इसमें इंपॉर्टेंस है, इसी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, अब एक सिंपल न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसी जो हम लोगों ने चीज़ें कवर की हैं। A worm transmit 15 kilowatt at 1000 और 2000 आरपीएम। ये आपके पास जो है ना वो दो फैक्टर आ गए, एक पावर आ गई, दूसरे आपके पास आरपीएम आ गए। यहाँ से हम टॉर्क निकाल सकते हैं, ठीक है। टू मशीन कैरेज ऑफ 75 आरपीएम, ठीक है। उसमें ये आरपीएम जो है ना जो कि मशीन कैरेज है उसका आरपीएम ये है। और द वर्म इज ट्रिपल थ्रेड, ठीक है। ट्रिपल थ्रेड का मतलब ये है कि इसकी जो एन है वो 3 है आपके पास, और हैज 65 mm पिच डायमीटर। जो आपके पास पिच डायमीटर है यानी कि डी डब्ल्यू वो आपके पास 65 है। द वॉर्म गियर हैज 90 टी, ठीक है, 90 टी, टी जी आपके पास 90 है, और 6 mm आप मॉड्यूल एम जो आपके पास वो 60 है, और टूथ फॉर्म इज पी 20 डिग्री, 20 डिग्री आपके पास ये आ गया, आपके पास प्रेशर एंगल आ गया 20 डिग्री, और इसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो आपके पास 0.10 आ गया। अब कहता है कैलकुलेट द टेंजेंशियल फोर्स, यानी डब्ल्यू टी की वैल्यू आपने निकालनी है, और एक्सियल थ्रस्ट और सेपरेटिंग फोर्स, ठीक है, डब्ल्यू ए की वैल्यू भी निकालनी है और सेपरेटिंग फोर्स की वैल्यू भी निकालनी है। और इसमें जो थर्ड नंबर है आपने एफिशिएंसी ऑफ द वॉर्म गियर, ठीक है। बड़ा सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है। आप सबसे पहले चूंकि हमें डब्ल्यू टी होता है आपके पास टी ओवर 2t ओवर आर, तो इसमें जो है ना टॉर्क की जरूरत है, तो हम टॉर्क जो है ना इससे जो है ना इस ये जो आपके पास टर्म है इससे हम टॉर्क निकाल लेंगे, ठीक है। जिसका इसको यूज करके हम लोग ये हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ गई 71,600 न्यूटन पर एमएम, ठीक है। जो हमारे पास सिंपल ये फॉर्मूले को यूज करके हम लोगों ने इसको निकाल लिया। अब हमारे पास जो टेंजेंशियल फोर्स है जो हम लोगों ने सबसे पहले हमने टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉर्म निकालनी है। मैं आपको उसके लिए फॉर्मूला बताया था कि उसके लिए फॉर्मूला है 2t ओवर जो रेडियस ऑफ वॉर्म के डी डब्ल्यू या डी डब्ल्यू होता है। तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है कि जो इसमें हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसमें हमारे पास जो इसके अंदर फॉर्मूला है 71,600 न्यूटन डिवाइड बाय 65/2, ठीक है। ये हमारे पास डायमीटर गिवन था 65, तो इस वजह से हम इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो हमारे पास इसके जो फॉर्मूला है वो इसको यूज करते हुए 22 आपके पास जो है ना वो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर जो है ना वो एक्सियल थ्रस्ट, और जो है ना इसके अंदर जो हम लोगों ने डब्ल्यू आर सेपरेटिंग फोर्स
को निकालना है। उसके लिए हमारे पास सिंपल दो ये फॉर्मूला WT/10 लैम्डा और 10 फाइ आपके पास गिवन है। लैम्डा आपके पास गिवन नहीं है, तो लैम्डा के लिए जो है ना जो लीड एंगल होता है उसके लिए हमारे ऑलरेडी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है MN/DW। तो इसमें हम सिंपल फार्मूले को पुट करेंगे और 10 में इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास 15.5 डिग्री हमारे पास लीड एंगल आ जाएगा। तो लीड एंगल आ जाएगा तो यहाँ से हम लोग इस डेरिवेशन से एक्सियल थ्रस्ट की जो हम लोगों ने पहले पीछे पढ़ी है WT/10 लैम्डा जो आपके पास एक्सियल थ्रस्ट होती है ऑन द वॉर्म जो आपके पास 7953 न्यूटन आ गई। और इसी तरह एक्सियल सेपरेटिंग फोर्स जो है आपके पास वो ही इस फॉर्मूले से हम लोग सिंपल निकाल लेंगे। तो 2895 आपके पास न्यूटन सेपरेटिंग फोर्स आ गई। और थर्ड लास्ट जो चीज़ हमें निकालनी है वो एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी निकालने के लिए आपके पास वही एक फार्मूला है जो हम लोगों ने पहले उसको कवर किया है। ये फार्मूले को हम लोग यूज़ करते हुए आपके पास लैम्डा की वैल्यू गिवन है, कॉस अल्फा की वैल्यू और म्यू की वैल्यू भी गिवन है, ये भी वैल्यू गिवन है और ये सारी वैल्यूज आपके पास नोन है। तो आप इस वैल्यूज को पुट करेंगे तो इसमें जो है ना आप वैल्यूज को पुट करते जाएंगे तो ये आपके पास सिंपल आपके पास ये जो कैलकुलेशन करने के बाद 0.701 मतलब 70.1% जो है ना आपकी एफिशिएंसी है इसकी, जो आपका ये जो सेटअप है इस फार्मूले के मुताबिक इस जो आप लोगों ने। तो ये आपका न्यूमेरिकल था, ये आपका लेक्चर था यहाँ तक। हम लोग जो पहले मैं आपको जो बताता हूँ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड में लेक्चर के हर लेक्चर के एंड में, तो ये इससे रेलेवेंट है। A barge mounted Asian Hercules crane is over 240 feet long and more than 130 feet wide. Weight इतना है 5900 tons and has enough lifting capacity of 1600 mt. A weight equal to 2000 small car. मतलब ये इतनी ज़्यादा इसके अंदर वेट की इसी कैपेसिटी है कि वो 2000 स्मॉल कार्स को जो है ना एक ही दफ़ा लिफ्ट कर सकता है। तो ये आपके डिफरेंट जो है ना स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मोस्टली इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं। तो ये आज आपका लेक्चर था। इसमें कोई चीज़ अगर नहीं समझ आई या कोई चीज़ अगर आप पूछना चाहते हैं तो लिंक मेरा आपके पास नंबर है, और इसमें किसी किस्म की कोई क्वेरी हो तो आप जो है ना क्वेश्चन हो किसी किस्म का भी तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।